किसी भी देश का इतिहास अक्सर कुछ लड़ाइयों और कुछ संधियों से तय होता है। और ऐसी ही एक लड़ाई थी 1764 की बक्सर की लड़ाई। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसने हिंदुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत की नींव को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। आज हम इसी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। ज्यादातर लोग प्लासी की लड़ाई के बारे में जानते हैं, लेकिन इतिहास को समझने वाले मानते हैं कि बक्सर की लड़ाई का असर कहीं ज्यादा गहरा और स्थायी था। अच्छा। हाँ, ये वो पल था जब एक व्यापार करने आई कंपनी ने सही मायनों में शासक बनने की तरफ अपना पहला और सबसे मजबूत कदम बढ़ाया। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। इसकी जड़ें 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद के सालों में छुपी हैं। ये कहानी है एक कठपुतली नवाब की, एक काबिल नवाब के सुधारों की, व्यापार पर हुए टकरावों की और एक ऐसी संधि की जिसने सब कुछ बदल दिया। आज हम 1757 से 1765 के बीच की घटनाओं को समझेंगे, देखेंगे कि कैसे हालात बदले, कौन से किरदार सामने आए और बक्सर की लड़ाई क्यों प्लासी से भी ज्यादा निर्णायक साबित हुई। तो प्लासी के बाद क्या हुआ? मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया था, अंग्रेजों के इनाम के तौर पर। इनाम तो था, लेकिन ये एक ऐसा इनाम था जिसकी कीमत वो जिंदगी भर चुकाता रहा। मीर जाफर सिर्फ नाम का नवाब था, असली हुकूमत तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। और कंपनी की मांगे तो बढ़ती ही जा रही होंगी। बढ़ती ही जा रही थीं, कभी पैसा, कभी जमीन, कभी तोहफे। बंगाल का खजाना, जो कभी सोने की खान माना जाता था, वो तेजी से खाली हो रहा था। हालत इतनी खराब हो गई थी कि मीर जाफर ने जो वादे किए थे वो उन्हें भी पूरा नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल। और ये सिर्फ पैसों का लालच नहीं था, इसे समझने की जरूरत है। ये बंगाल की अर्थव्यवस्था को एक योजना के तहत खोखला किया जा रहा था। मतलब ये कोई अचानक हुई लूट नहीं थी, ये एक पूरा प्लान था। अच्छा। और मीर जाफर इतना नताश हो गया कि उसने अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी से भी गुपचुप हाथ मिलाने की कोशिश की। एक यूरोपीय ताकत से पीछा छड़ाने के लिए दूसरी यूरोपीय ताकत का सहारा, लेकिन ये दाव भी उल्टा पड़ गया है। बुरी तरह से। 1759 में अंग्रेजों ने डचों को भी हरा दिया। अब मीर जाफर के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था, वो चारों तरफ से घिर चुका था। और फिर 1760 में कहानी में एक नया मोड़ आता है। रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया और हेनरी वैनसिटार्ट बंगाल का नया गवर्नर बनकर आया। हाँ, और उसने आते ही मीर जाफर पर बकाया चुकाने का दबाव डाला। और मीर जाफर का जवाब? मीर जाफर ने साफ साफ हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा, पैसे हैं ही नहीं, कहां से दूं? बस कंपनी की काउंसिल के लिए ये एक सिग्नल था। उन्होंने फौरन फैसला किया कि ये नवाब तो अक्षम है, किसी काम का नहीं है, इसे हटाओ। और उनकी नजर पड़ी मीर जाफर के ही दामाद मीर कासिम पर। ये तो घर के अंदर ही साजिश हो गई। और प्रशासक था, और कंपनी को लगा कि ये आदमी उनके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। और इस संधि की शर्तें क्या थीं? शर्तें ऐसी थीं कि मीर कासिम नवाब बनने पर मीर जाफर का सारा बकाया चुकाएगा। ठीक है। बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव के पूरे इलाके कंपनी को सौंप देगा। पूरे इलाके? हाँ। और दक्षिण भारत में कंपनी जो लड़ाइयां लड़ रही है उसके लिए पैसा देगा। और सिलहट के चूने के व्यापार का 50% मुनाफा भी कंपनी का होगा। नवाब बनने की हर सांस की कीमत तय कर दी गई थी। सही कहा। और इसके बाद मीर जाफर को पेंशन देकर कलकत्ता भेज दिया गया और बंगाल की गद्दी पर बैठा एक नया नवाब, मीर कासिम। मीर कासिम को सत्ता में तो कंपनी लाई थी, लेकिन वो शायद ये भूल गए थे कि वो मीर जाफर नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो एक बहुत ही काबिल और दूर की सोचने वाला शासक था। वो कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहता था। तो उसका पहला कदम क्या था? उसका पहला कदम बहुत स्मार्ट था। उसने नवाब बनते ही कंपनी के साथ किया गया हर एक वादा पूरा किया, सारा बकाया चुकाया, पैसा दिया, जमीन दी, ताकि कंपनी उस पर कोई बेवजह दबाव ना बना सके। बिल्कुल। वो जानता था कि जब तक वो कंपनी का कर्जदार रहेगा तब तक वो उस पर दबाव बनाते रहेंगे। उसने पहले अपनी गर्दन से वो फंदा हटाया, और एक बार जब वो कर्ज उतर गया तब उसने असली काम शुरू किया। और वो असली काम क्या था? बंगाल के प्रशासन, सेना और वित्त तीनों को सुधारना। और इसमें उसका सबसे बड़ा कदम, सबसे साहसी और रणनीतिक कदम था राजधानी बदलना। उसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर, आज के बिहार में, शिफ्ट कर दी। मुर्शिदाबाद कलकत्ता के बहुत पास था, जहां कंपनी का गढ़ था, और मुंगेर कलकत्ता से लगभग 450 किलोमीटर दूर। तो ये सिर्फ दूरी बनाने की बात नहीं थी, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दांव भी था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक ऐलान था कि मैं तुम्हारी पहुंच से दूर हूं, मैं एक आजाद शासक हूं। वो कंपनी के रोज-रोज के दखल से बचना चाहता था ताकि वो अपने हिसाब से सुधार कर सके। और उसके सैन्य सुधारों के बारे में कहा जाता है
कि वो वक्त से बहुत आगे थे। इसमें कोई शक नहीं। उसने सबसे पहले सेना पर से पुराने जमींदारों का कंट्रोल खत्म किया और कमान पूरी तरह अपने हाथ में ले ली। अच्छा। उसने सैनिकों की हाजिरी का एक सिस्टम बनाया जिसे मस्टर रोल्स कहते हैं, ताकि फर्जी सैनिकों के नाम पर पैसा ना खाया जाए। उसने ये पक्का किया कि सैनिकों को तनख्वाह समय पर मिले, जिससे वो नवाब के वफादार रहें। तो वो एक तरह से यूरोपियों के ही तौर तरीके अपना रहा था। हाँ, वो यूरोपियों को उन्हीं के खेल में मात देने की तैयारी कर रहा था। उसने अपनी सेना को यूरोपीय तर्ज पर ट्रेनिंग देने के लिए विदेशी अफसरों को भर्ती किया। और हथियार? इतना ही नहीं, उसने मुंगेर में तोपें, बंदूकें और गोला बारूद बनाने के आधुनिक कारखाने भी लगवाए। वो आत्मनिर्भर बन रहा था। तो एक तरफ मीर कासिम बंगाल को फिर से मजबूत कर रहा था। कंपनी को ये सब देखकर थोड़ी घबराहट तो हुई होगी। घबराहट तो थी, लेकिन असली टकराव की वजह कुछ और बनी, और वो वजह थी व्यापार। अच्छा, दस्तक का मुद्दा। उस समय भारतीय व्यापारियों को एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाने पर भारी टैक्स देना पड़ता था, कहीं कहीं तो 40% तक। हाँ, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। और ऐसा क्यों था? क्योंकि 1717 में मुगल बादशाह फर्रुख शेर ने कंपनी को एक शाही फरमान दिया था। इस फरमान के तहत उन्हें बंगाल में बिना टैक्स दिए व्यापार करने की इजाजत मिली थी। कंपनी इसके लिए दस्तक नाम का एक परमिट इस्तेमाल करती थी। लेकिन समस्या ये थी कि इस दस्तक का भयानक गलत इस्तेमाल हो रहा था। बहुत ज्यादा। ये सिर्फ कंपनी के सामान के लिए था, लेकिन कंपनी के अफसर इसे अपने निजी व्यापार के लिए भी इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब कंपनी के नाम पर अपना माल टैक्स फ्री बेचकर अमीर हो रहे थे। और हद तो तब हो गई जब वो ये दस्तक दूसरे भारतीय व्यापारियों को भी पैसे लेकर बेचने लगे। जी, ये तो टैक्स चोरी का एक पूरा रैकेट बन गया था। इससे बंगाल के खजाने को भारी नुकसान हो रहा था, क्योंकि जो टैक्स नवाब को मिलना चाहिए था वो कंपनी के अफसरों की जेब में जा रहा था। मीर कासिम ने इसकी शिकायत की होगी। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तब मीर कासिम ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। क्या किया उसने? उसने एक ऐतिहासिक ऐलान किया। उसने कहा, अगर अंग्रेज टैक्स नहीं देंगे तो कोई नहीं देगा। और उसने बंगाल के अंदर होने वाले व्यापार पर से सारे टैक्स खत्म कर दिए। सभी के लिए? वाह! मतलब अगर वो उनका विशेषाधिकार खत्म नहीं कर सकता तो वो सबको बराबर लाकर खड़ा कर देगा। ये तो बहुत ही साहसी चाल थी। बिल्कुल। उसका तर्क था कि सभी व्यापारियों को बराबरी का मौका मिलना चाहिए। लेकिन कंपनी को ये बराबरी का मौका बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। इतना लगा। उनका सारा मुनाफा इसी बात पर टिका था कि उन्हें वो फायदा मिले जो किसी और को ना मिले। उन्होंने इससे दुश्मनी भरा कदम बताया और मीर कासिम को सीधी धमकी दी। और मीर कासिम नहीं माना? नहीं माना। जब वो अपनी बात पर अड़ा रहा तो 1763 में कंपनी ने उस पर हमला कर दिया। और मीर कासिम की नई सेना शुरू में थोड़ी टक्कर दी, लेकिन वो कंपनी की अनुभवी फौज के सामने टिक नहीं सकी। उसे भागकर अवध में शरण लेनी पड़ी। तो अंग्रेजों ने वापस मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। हाँ, और अब कहानी बंगाल से निकलकर अवध पहुंचती है, जहां उस समय उत्तर भारत की 3 बड़ी शक्तियां एक साथ आती हैं। कौन कौन? पहला तो खुद भागा हुआ नवाब मीर कासिम, दूसरा अवध का शक्तिशाली नवाब शुजाउद्दौला, और तीसरा नाम का ही सही लेकिन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, एक ऐसा बादशाह जिसके पास ना अपनी राजधानी थी ना अपनी सेना। वो तो खुद शुजाउद्दौला की शरण में रह रहा था। सही कहा। तो मीर कासिम ने इन दोनों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए मना लिया। उसने शुजाउद्दौला को बंगाल की दौलत का लालच दिया और शाह आलम द्वितीय को उम्मीद दिलाई कि वो उसे वापस दिल्ली की गद्दी पर बिठा सकता है। यहाँ एक सवाल उठता है, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने मीर कासिम पर भरोसा क्यों किया? एक हारे हुए नवाब के लिए वो इतनी बड़ी कंपनी से दुश्मनी मोल क्यों लेंगे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। शुजाउद्दौला खुद बहुत महत्वाकांक्षी था। उसे लगा कि ये बंगाल में अपना प्रभाव बढ़ाने का एक अच्छा मौका है, और शाह आलम के पास तो खोने के लिए कुछ था ही नहीं। तो तीनों को लगा कि अगर वो एक साथ आ गए तो उनकी मिलीजुली ताकत कंपनी से कहीं ज्यादा होगी। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ तीनों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया और 1764 में बंगाल पर हमला कर दिया। दोनों सेनाओं का सामना हुआ पटना के पास बक्सर के मैदान पर। और इस बार कोई धोखा नहीं था, कोई साजिश नहीं। कोई साजिश नहीं, ये 2 सेनाओं की आमने सामने की टक्कर थी। और इस लड़ाई का नतीजा पूरी तरह से एक तरफा था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना छोटी थी, लेकिन ज्यादा अनुशासित और बेहतर हथियारों से लैस थी। उन्होंने इस गठबंधन को बुरी तरह से हरा दिया। और मीर कासिम युद्ध के मैदान से भाग गया और फिर कभी दोबारा नहीं दिखा। बाद में गुमनामी में ही उसकी मौत हो गई। तो अब कंपनी के सामने थे अवध का नवाब
और खुद मुगल बादशाह जो हार चुके थे। ये जीत प्लासी से बहुत बड़ी थी। बहुत बहुत बड़ी। प्लासी में उन्होंने सिर्फ बंगाल के नवाब को हराया था, वो भी धोखे से। यहां उन्होंने बंगाल के पूर्व नवाब, अवध के नवाब और हिंदुस्तान के मुगल बादशाह तीनों की मिली-जुली फौज को हराया था। तो ये एक तरह का संदेश था कि अब भारत में असली ताकत कौन है। बिल्कुल। और इस बड़ी जीत के बाद की बातचीत के लिए कंपनी ने अपने सबसे चतुर खिलाड़ी रॉबर्ट क्लाइव को 1765 में फिर से भारत भेजा, ताकि वो इस जीत का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। हाँ, उसे ही शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय को बातचीत के लिए इलाहाबाद बुलाया। और कहा जाता है कि उसने बातचीत कुछ इस तरह शुरू की, आप दोनों के लिए कुछ अच्छी खबर है और कुछ बुरी। ये सुनने में कभी अच्छा नहीं लगता, मतलब साफ था कि क्लाइव अब अपनी शर्तें रखने वाला था। बिल्कुल। अच्छी खबर ये थी कि शुजाउद्दौला अवध का नवाब बना रहेगा और शाह आलम द्वितीय को मुगल बादशाह माना जाएगा। तो बुरी खबर क्या थी? यही क्लाइव की कूटनीति थी। उसने शाह आलम द्वितीय को कहा कि हम आपको 26 लाख रुपए सालाना पेंशन देंगे और इलाहाबाद और कड़ाके इलाके भी आपके होंगे। बादशाह ये सुनकर खुश हो गया। लेकिन इसके बदले में? इसके बदले में क्लाइव ने बादशाह से एक शाही फरमान जारी करवाया। और उस फरमान में क्या था? उस फरमान के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार, दीवानी अधिकार यानी टैक्स वसूलने का अधिकार, हमेशा हमेशा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि अब इन तीनों प्रांतों की जनता से सारा लगान, सारा टैक्स कंपनी वसूलेगी। कानूनी तौर पर। कानूनी तौर पर, मुगल बादशाह की मोहर के साथ। यही वो पद है जो सब कुछ बदल देता है। अब अंग्रेजों को भारत को जीतने के लिए इंग्लैंड से पैसा लाने की जरूरत नहीं थी। वो भारत के ही पैसे से, भारत के लोगों पर टैक्स लगाकर, उसी पैसे से एक सेना बनाकर भारत को ही गुलाम बनाने वाले थे। और अवध के नवाब शुजाउद्दौला का क्या हुआ? उस पर लड़ाई के हर्जाने के तौर पर 50 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया गया। तो ये थी कहानी बक्सर की लड़ाई की। एक कठपुतली नवाब की नाकामी से शुरू होकर एक काबिल नवाब के संघर्ष और संधि पर खत्म हुई, जिसने एक कंपनी को हिंदुस्तान का शासक बना दिया। सही कहा। प्लासी की लड़ाई धोखे से जीती गई थी, लेकिन बक्सर की लड़ाई हथियारों और कूटनीति की जीत थी। इसने कंपनी की सत्ता को वो कानूनी वैधता दी जो प्लासी कभी नहीं दे सकी थी। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं। दीवानी अधिकार मिलने के बाद कंपनी ने बंगाल में एक बड़ी अजीब व्यवस्था लागू की, जिसे दोहरी शासन व्यवस्था कहा जाता है। हाँ। यानी पैसा वसूलने की शक्ति, पावर तो कंपनी के पास थी, लेकिन कानून व्यवस्था और प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नवाब के पास छोड़ दी गई। और इस व्यवस्था ने बंगाल में भयानक लूट और अकाल को जन्म दिया। कंपनी सिर्फ पैसा निचोड़ रही थी और जनता की भलाई की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही थी। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या होता है जब किसी व्यापारिक संस्था को लोगों के प्रति बिना किसी जवाबदेही के शासन करने की असीमित शक्ति मिल जाती है।